स्वागत है बच्चों, आप सभी का भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 की कक्षा में आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है रेगुलर क्लास आपको रोज रात 9 बजे, जिसमें पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों, अब तक की कक्षाओं में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में इकाई 2 धारा विद्युत के पाठ विद्युत चालन में विशिष्ट प्रतिरोध तक अध्ययन कर लिया है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध से आगे निकलकर, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा विशिष्ट चालकता। क्या होती है विशिष्ट चालकता और इसका विशिष्ट चालकता का धारा घनत्व के साथ क्या संबंध है। और बच्चों, आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोधों को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वैद्युत प्रतिरोधों को कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह भी देखेंगे बच्चों कि वैद्युत प्रतिरोध का ताप के साथ मान किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा क्लियर करके, और पूरा लास्ट तक वीडियो आप लोगों को देखना है। सारा कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत ही सरल अंदाज पर आपको भौतिक विज्ञान के एक एक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट की, जो है हमारा विशिष्ट चालकता। क्या होती है विशिष्ट चालकता? क्लियर बच्चों? तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों, जब हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध को पढ़ा था, तो वैद्युत प्रतिरोध को पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा कि वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता होती है। तो ठीक इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो विशिष्ट चालकता होगा। क्लियर बच्चों? तो एक लाइन की डेफिनेशन है, आपको याद कर लेनी है। विशिष्ट चालकता तो क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। तो बच्चों, यह किसी तार के पदार्थ का गुण है। किसका गुण है बच्चों? याद रखना, यह किसी तार के पदार्थ का गुण है। जैसे हमारा विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ का गुण होता था, उसी प्रकार विशिष्ट चालकता भी हमारे तार के पदार्थ का गुण है। और बच्चों, यह तार में वैद्युत धारा कितनी सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, इस बात को प्रदर्शित करता है। तो किसी वैद्युत चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उस वैद्युत चालक का विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट चालकता, बच्चों इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। विशिष्ट चालकता सिग्मा कहलाता है। तो बच्चों, अगर इसको गणितीय रूप में लिखें तो क्या बनेगा हमारा विशिष्ट चालकता? तो बच्चों, विशिष्ट चालकता हुआ, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर हुआ 1/ρ। अब बच्चों, ये रो क्या है? रो है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आया था ओम इंटू मीटर, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या बनेगा? ओम इंटू मीटर होल इनवर्स। तो ओम इंटू मीटर होल इनवर्स होने वाला है इसका मात्रक। और बच्चों, विशिष्ट चालकता पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। क्लियर बच्चों? चांदी के किसी तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो चांदी से बनी सभी तारों के विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता समान होंगे बच्चों। तो ये जो विशिष्ट चालकता होता है, ये हमारे किसी पदार्थ का गुण है। और यदि तार के पदार्थ समान है, तो उन तारों की विशिष्ट चालकता
और विशिष्ट प्रतिरोध भी समान होंगे। क्लियर बच्चों? तो कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट प्रतिरोध। यदि आपने कल की कक्षा अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से उसको पढ़िए। क्लियर बच्चों? एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा बेहद ही सरल अंदाज में। क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं पांडे सर। तो आपको याद रखना होगा कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो हमारा विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान देना है कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच संबंध। क्लियर बच्चों? तो देखते हैं, चलिए विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व के बीच संबंध। तो देखते हैं ध्यान से, विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व के बीच संबंध। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम लोग सिग्मा से, एवं धारा घनत्व, धारा घनत्व के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन नोट्स बनाते चले बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी। क्लियर बच्चों? तो हम लोगों को देखना है कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के बीच क्या संबंध है। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है और इस चालक तार के सिरों पर हमने एक विभवांतर आरोपित किया है V। क्लियर बच्चों? तो इस चालक तार के सिरों पर विभवांतर कितना आरोपित किया? V। तो इस विभवांतर L लंबाई पर आपने विभवांतर आरोपित किया है V, तो इसके भीतर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वेक्टर E = V/L। और इसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश करेंगे गति, आवेश के प्रवाह से विद्युत चालक के भीतर होगी वैद्युत धारा प्रवाहित। तो क्लियर बच्चों? तो इस चालक के भीतर एक वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए अधिक विभव से कम विभव की ओर वो वैद्युत धारा आपकी आई है। और यदि चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है तो इस तार के भीतर किसी बिंदु पर धारा घनत्व है J और इसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। तो E और J के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के बीच अनुपात को हम लोग कहते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। तो तार के भीतर वैद्युत चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J के बीच अनुपात को हम कहते हैं बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं J = 1/ρ × कैपिटल E। अब बच्चों यहां देखिए ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो विशिष्ट चालकता है। क्लियर? तो 1/ρ के प्लेस में क्या रख सकते हैं हम? रो रख सकते हैं। तो J = बन जाएगा सिग्मा × E। क्लियर बच्चों? यदि इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में बनना चाहेगा ये वेक्टर J = सिग्मा × वेक्टर E। याद रखें बच्चों धारा, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन जो हमारा धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है। और विशिष्ट प्रतिरोध हमारा और विशिष्ट चालकता हमारा, ये दोनों हमारे यहां पर अदिश राशि है। तो सिग्मा हमारा क्या है? अदिश राशि है। क्या चीज है ये? विशिष्ट चालकता है। वेक्टर J क्या है? धारा घनत्व है। और वेक्टर E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो धारा घनत्व J, धारा घनत्व J और
विशेष चालकता सिग्मा के बीच ये हमारा संबंध हो गया। मात्रक लिख लेते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो बच्चों हमें देखना है किसी वैद्युत चालक पदार्थ का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। क्या ताप के बढ़ने से वैद्युत चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा तो इस बात को हम लोग समझेंगे कैसे। तो बच्चों जब हम लोगों ने ओम के नियम की स्थापना अनुगमन वेग के आधार पर की थी तो उसमें आपको दिखाया था कि जो V बाई आई है, V बाई आई है वो M इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए के बराबर होता है। क्लियर बच्चों, और हमने ये कहा था यदि ताप नियत हो तब जो वैद्युत चालक तार है उसके सिरों पर आरोपित वैद्युत विभवांतर और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के बीच अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। तो बच्चों यदि ताप नियत है तब, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि हम ताप में करेंगे परिवर्तन, तो वैद्युत चालक के वैद्युत प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्लियर बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि किसी वैद्युत चालक के वैद्युत प्रतिरोध पर ताप की निर्भरता। भाई पदार्थ तो हमारे वैद्युत चालक भी हैं, वैद्युत कुचालक भी हैं और अर्धचालक भी हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिरोध की ताप पर क्या निर्भरता है, वो भी किन पर? वैद्युत चालक पदार्थों पर जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है या ये कहें जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उन पदार्थों में ताप, उनके वैद्युत प्रतिरोध ताप के साथ कैसे परिवर्तित होंगे इसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं वैद्युत चालक पदार्थों की अर्थात धातुओं एवं मिश्र धातुओं की। तो बच्चों यहां पर हमें पता है कि किसी वैद्युत चालक की यदि हम बात करें, ये जैसे हमारा कोई वैद्युत चालक है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए, जिसकी लंबाई L तथा इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। और बच्चों इन चालकों के भीतर जो धनात्मक परमाणु हैं और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच जो टक्करें हो रही हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणुओं के बीच क्या हो रही बच्चों? टक्करें हो रही हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्कर में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन औसत समय लेता है जिसको हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो बच्चों अनुगमन वेग के आधार पर जब हमने ओम के नियम का सत्यापन किया था, तो बच्चों ओम के नियम के सत्यापन से, ओम के नियम के सत्यापन से अगर हम लोग देखें तो सत्यापन से हम लोगों को मिला था, V बाई आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए। और बच्चों अगर केवल ओम के नियम से देखते हैं तो ओम का नियम क्या कह रहा है? ओम का नियम कह रहा है कि V बाई आई बराबर नियतांक होता है और यही हमारे वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो V बाई आई इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो बच्चों अगर इन दोनों सूत्रों से हम करें तुलना, तो जो वैद्युत प्रतिरोध है चालक पदार्थ का, वैद्युत प्रतिरोध है, तो वो कैपिटल आर इज इक्वल टू आने वाला है एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब बच्चों हमें चालक तार के आकार को परिवर्तित नहीं करना है, यहां हमें तो केवल ताप को परिवर्तित करना है। तो जब हम किसी वैद्युत चालक के ताप को परिवर्तित करेंगे तो परिवर्तित होगा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांति काल। क्लियर बच्चों, तो यहां पर देखते हैं कि आर का जो मान है
वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो टाउ क्या है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल। क्लियर? तो जो किसी वैद्युत चालक पदार्थ का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब श्रांति काल क्या है बच्चों? जरा यहां पर आप देखिए, श्रांति काल क्या बनेगा आपका? आपका जो श्रांति काल है बच्चों, ये किन्हीं दो क्रमागत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के बीच लगा हुआ समय है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन जो दूरी तय करता है वो होती है बच्चों हमारी लैम्डा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हमारी लैम्डा। क्लियर बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो क्रमागत धनात्मक परमाणुओं से जब टक्कर करता है तो उसके बीच जो समय लेता है वो होता है श्रांति काल, और जो दूरी तय करता है वो लैम्डा होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्कर धनात्मक परमाणुओं के साथ जब की जाती है तो उनके बीच का जो औसत समय है वो टाउ है, और जो औसत दूरी है वो लैम्डा है। लेकिन बच्चों आपको यहां एक बात ये ध्यान देनी होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो हमारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तो परिवर्तित होता है, लेकिन पूरे चालक तार में ऊष्मीय वेग के ऊपर अति सूक्ष्म वेग वृद्धि अनुगमन वेग की होती है। तो यदि बच्चों पहली, दूसरी, तीसरी कामा डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्करों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो यदि v1 v2 v3 कामा डॉट 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 v1 vn हो। क्लियर बच्चों? हम कह रहे हैं कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धनात्मक परमाणु के साथ पहली टक्कर मारता है तो पहली टक्कर में उसका जो अंतिम वेग है वो v1 है, दूसरी टक्कर में जो अंतिम वेग है बच्चों वो v2 है, तीसरी टक्कर में जो अंतिम वेग है वो v3 है, डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्कर में जो अंतिम वेग है बच्चों वो vn है। क्लियर बच्चों? तो इन सभी वेगों का यदि हम वर्ग कर दें, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर कामा डॉट 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 vn स्क्वायर, और फिर इनके वर्गों का यदि बच्चों हम औसत लें तो उसे हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का वैद्युत चालक के भीतर वर्ग माध्य मूल वेग। क्लियर बच्चों? तो पहली क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग v1, दूसरी में v2, तीसरी में v3 डॉट 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 एन टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग है vn, और हमें इन सभी वेगों के वर्गों का माध्य निकालना है, फिर वर्गमूल लेना है। क्लियर बच्चों? तो ये वेग था, ये वेग का वर्ग है, वेग का वर्ग है, और अब बच्चों हम बात कर रहे हैं वेग के वर्ग के माध्य को निकालने की। तो बच्चों माध्य कैसे निकाला जाएगा? पहले टक्कर में वेग, अंतिम वेग का वर्ग, दूसरे टक्कर में अंतिम वेग का वर्ग, तीसरे टक्कर में अंतिम वेग का वर्ग, प्लस डॉट 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 एनवी क्रमागत टक्कर में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग। इन सभी अंतिम वेगों के वर्गों का अगर आप माध्य निकालना चाहते हैं बच्चों तो हमें करना होगा इनका योग और भाग देना होगा हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धनात्मक परमाणुओं के साथ की गई n टक्करों की संख्या का। तो बच्चों यहां पर हमें मिल गया है ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग के वर्ग का माध्य। क्लियर बच्चों? तो वेग के वर्ग का माध्य निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसके बाद बच्चों हम इसका लेंगे वर्गमूल, तो मिल जाएगा हमारा VRMS, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणुओं के बीच क्रमागत किन्हीं दो क्रमागत टक्कर के बीच में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग है वो बनेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। तो इस तरीके बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन एक धनात्मक परमाणु से दूसरे धनात्मक परमाणु के बीच जब टक्कर मारता है तो टक्कर में वह दूरी तय करता है लैम्डा, समय लेता है टाउ, और जिस वेग से टक्कर करता है वो है VRMS। क्लियर बच्चों? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन लैम्डा दूर चलकर मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों लैम्डा दूर चलकर टाउ सेकेंड में VRMS वेग से धनात्मक परमाणु से टकरा रहा है। तो बताओ बच्चों श्रांति काल क्या होगा? चूंकि समय बराबर होता है
दूरी बटे वेग, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। यहां पर दूरी बटे चाल भी कह सकते हैं हम, दूरी बटे चाल या विस्थापन बटे वेग कर सकते थे। तो बच्चों समय है श्रांतिकाल, समय क्या है, श्रांतिकाल है, और जो दूरी तय हुई है वो है लेमडा, और जिस चाल से तय हुई है वो है VRMS। तो बच्चों एक चीज ये देख सकते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल है, क्लियर बच्चों, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल है वो हमारा बन रहा है टाउ लेमडा अपान VRMS। तो देखो बच्चों R व्युत्क्रमानुपाती है टाउ के, क्लियर। मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक परमाणुओं के बीच किन्हीं दो क्रमागत टक्कर के बीच औसत समय जो है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, और जो टाउ है हमारा वो हमारा बच्चों यहां पर टाउ लेमडा के अनुक्रमानुपाती है और वर्ग माध्य मूल चाल के व्युत्क्रमानुपाती है, क्लियर बच्चों। तो अब आप जरा देखना ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं आपको। देखो जैसे ही आप ताप को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तो बच्चों ताप के बढ़ने से इन धनात्मक परमाणुओं का, इन धनात्मक परमाणुओं का क्या बढ़ जाता है, कंपन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कंपन। किसी भी ठोस के भीतर अणु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं, अर्थात अणुओं में कांपनिक गति होती है ठोस के भीतर, और यह गति बच्चों ताप के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है। तो जैसे ही हमने इस चालक का ताप बढ़ाया तो इसके अंदर के अणुओं के कंपन बढ़ गए। अब जब इनके अंदर के कंपन बढ़ गए तो अणुओं के बीच की ये जो दूरी है लेमडा, ये घट गई बच्चों, क्लियर। तो ताप के बढ़ाने से घट जाएगा आपका ये लेमडा, मतलब किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय औसत दूरी, क्लियर बच्चों। तो लेमडा का मान घट जाएगा। अब जब लेमडा घट गया, लेकिन ताप के बढ़ाने से बच्चों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी ऊष्मीय वेग में वृद्धि होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेगों में वृद्धि होगी, जिससे इलेक्ट्रॉनों के वर्गमाध्य मूल चाल में वृद्धि होगी। क्योंकि बच्चों यदि आप यहां पर देखें तो एक रिलेशन और भी है कि इलेक्ट्रॉनों का जो वर्गमाध्य मूल चाल होता है वो ताप के वर्गमूल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, क्लियर बच्चों। तो ये हमने गैसों के अणुगत सिद्धांत से ये कॉन्सेप्ट लिया है। चालक तार के भीतर इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार वैसा ही होता है जैसे किसी बंद बर्तन के भीतर गैस के अणुओं का व्यवहार होता है। तो बच्चों यहां पर हम देखें ताप बढ़ेगा तो वर्गमाध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो माध्य मुक्त पथ है वो घटेगा, तो लेमडा का मान घटेगा, क्लियर बच्चों। और दूसरा देखें, ताप बढ़ेगा लेमडा घटेगा, लेकिन VRMS बढ़ेगा। और बच्चों जिससे देखें जरा सा टाउ में क्या प्रभाव होगा, तो टाउ हमारा जब ये बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, और जब ये घटेगा तो भी टाउ घटेगा। तो ये कह सकते हैं बच्चों कि ताप के बढ़ाने से जो हमारी VRMS चाल है, इसको हम इस टर्म को लिखते हैं VRMS 1/टाउ का पूरा मान रखते हैं अपॉन लेमडा। और बच्चों यही टर्म हमारा लेमडा और ये अनुक्रमानुपाती है टाउ के, और लेमडा भी हमारा परिवर्तित होगा। तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ताप के बढ़ाने से जो माध्य मुक्त पथ है वो घटेगा और VRMS बढ़ेगा। तो ताप को बढ़ाया तो लेमडा घटा, VRMS बढ़ा। तो इसके घटने से और इसके बढ़ने से धात्विक चालक का प्रतिरोध भी बच्चों बढ़ जाता है, क्लियर बच्चों। तो जितना ज्यादा श्रांतिकाल हमारा घटेगा उतना ज्यादा वैद्युत चालक तार का प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जो किसी वैद्युत चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है हमारा कैपिटल R, क्लियर, वो निर्भर करता है श्रांतिकाल टाउ पर,
और जब श्रांति काल टाउ हमारा ताप के बढ़ाने पर घटेगा तो वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो किसी विद्युत चालक का जो विद्युत प्रतिरोध होता है बच्चों, वो ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है। अब इसी प्रकार बच्चों अगर हम मिश्र धातुओं की बात करें तो मिश्र धातुओं का भी विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन धातुओं की तुलना पर कम बढ़ता है। लेकिन बच्चों अगर हम अर्धचालक पदार्थों की बात करेंगे तो अर्धचालक पदार्थों के भीतर जो आवेशवाहक होते हैं उनकी संख्या होती है कम, अर्थात इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कम। तो ताप के बढ़ाने पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो विद्युत प्रतिरोध का मान है वो घट जाता है। तो अर्धचालक पदार्थों के लिए अगर हम देखेंगे जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिनसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाई जाती हैं, वहां पर यदि हम देखेंगे तो ताप के बढ़ाने पर उनका विद्युत प्रतिरोध घट जाता है। और बच्चों अगर हम कुचालक पदार्थों की बात करेंगे तो कुचालक पदार्थों में तो विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन यदि उन्हें उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो उनमें भी विद्युत प्रतिरोध के मान के घटने के कारण उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये पूरा टॉपिक था। आपको याद रखना है कि विद्युत चालक में ताप के बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मिश्र धातुओं में वो भी विद्युत चालक हैं तो उनमें भी ताप के बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और अर्धचालकों में ताप के बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध का मान घटता है क्योंकि उनमें आवेशवाहकों की संख्या कम है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम का ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध उनका घट जाएगा। क्लियर बच्चों? और जो कुचालक पदार्थ होते हैं तो उनका तो विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, लेकिन यदि उन्हें उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो उनका भी विद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि किसी पदार्थ की ताप पर क्या निर्भरता होगी, और यहां पर डिटेल्ड में हम लोगों ने इस बात का भी डिस्कशन किया पूरी डिटेल के साथ कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल मास क्या होगा। तो बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े आप लोग बेहद ही सरल अंदाज में। और एक बात याद रखें, यदि आपका पीछे कोई भी टॉपिक छूट गया तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इकाई 2 धारा विद्युत पाठ वैद्युत चालन के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़िए। परीक्षा की खूब मन लगाकर तैयारी करिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों, मन लगाकर पढ़िए। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि जो विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती तथा जो हमारा समय था वो दूरी बटे चाल था। तो समय दूरी बटे चाल तो ये बन जाएगा VRMS अपॉन लेमडा। तो अब भाई ताप को आपने बढ़ाया, अब देखिए वर्ग माध्य मूल चाल का संबंध ताप से क्या है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती वर्ग माध्य मूल चाल है। तो ताप के बढ़ने से हमारा वर्ग माध्य मूल चाल क्या हुआ, बढ़ा, जिससे विद्युत प्रतिरोध बढ़ा। लेकिन अणुओं के कंपन से माध्य मुक्त पथ मुक्त इलेक्ट्रॉन का वो घटा, जिससे भी विद्युत प्रतिरोध बढ़ा। तो बच्चों सिंपल। तो अब बच्चों हम लोगों को देखना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध पर। तो बच्चों देखिए ताप के बढ़ाने से विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है हमारा, वो R इंटू ए अपॉन स्मॉल एल है। क्लियर बच्चों? तो अब हमारा यहां पर देखें हम कि यदि ताप के बढ़ाने से अगर विद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा है तो बच्चों देखिए विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा विद्युत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, तो उस विद्युत चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों जो हमारा विशिष्ट चालकता होती है सिग्मा, वो उसको देखें तो रो सिग्मा जो होता है वो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्लियर? तो अगर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ा है तो विशिष्ट चालकता घटने वाली। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि ताप के बढ़ाने से विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, उसके पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ता है, और जो विशिष्ट चालकता है वो घट जाती है। तो अर्थात यदि किसी भी तार के ताप को बढ़ाया जाएगा तो उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह
घट जाएगा। क्लियर बच्चों? अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर बच्चों? तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर बच्चों? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर बच्चों? तो इसके लिए आपको एक लेना है तार और उसका कंसीडर करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध R0। तो बच्चों देखते हैं कि यह हमारा एक वैद्युत चालक है, यह हमारा एक वैद्युत चालक है और इस वैद्युत चालक का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वैद्युत प्रतिरोध है वो R0 है। बताइए इस तार का वैद्युत प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना माना? R0। अब बच्चों यदि हम इसके ताप को बढ़ाएंगे तो ताप को बढ़ाकर हमने कर दिया T डिग्री सेल्सियस तक, तो इसका वैद्युत प्रतिरोध भी बढ़कर हो जाएगा RT। तो बच्चों ताप में वृद्धि कितनी की है? ताप में वृद्धि की है T डिग्री सेल्सियस की और वैद्युत प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई? तो RT में जब R0 को घटाएंगे तो वैद्युत चालक के ताप में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसके वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि RT माइनस R0 होगी। क्लियर बच्चों? मन लगाकर समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो चूंकि जो हमारा R0 ओम का तार है, R0 ओम के तार के ताप में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसके वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि कितनी? वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि। क्लियर बच्चों? तो वो कितनी निकलेगी? जब 0 डिग्री सेल्सियस से ताप को हमने T डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है तो इसके वैद्युत प्रतिरोध में वृद्धि हुई है RT माइनस R0 ओम। क्लियर बच्चों? तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ जो वैद्युत चालक तार है हमारा उसका वैद्युत प्रतिरोध R0 लिया है और इसके ताप को जब बढ़ाया T डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भाई ताप के बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो बढ़कर के वैद्युत प्रतिरोध हो गया RT। तो बच्चों T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने से जो वैद्युत प्रतिरोध में वृद्धि हुई RT माइनस R0 हुई। तो हमें देखना है, इसलिए यदि हम यहां पर देखें 1 ओम का तार यदि होता 0 डिग्री सेल्सियस के ताप पर, तो बताओ 1 ओम के तार के ताप में हम करते 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर इसके वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि कितनी हुई? इसके वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि कितनी हुई? हुई वृद्धि। तो बच्चों इसके वैद्युत प्रतिरोध में जो वृद्धि हुई वो हुई RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। क्लियर बच्चों? इस चीज को हम शॉर्टकट मेथड में भी समझा रहे हैं। इसको देखिए, जैसे R0 ओम का तार था, T डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि की गई तो इसके प्रतिरोध में वृद्धि हुई RT माइनस R0। क्लियर बच्चों? अब हमें 1 ओम तार का 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को लेना है और 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करनी है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप में तार का प्रतिरोध यदि 1 ओम होता और हम इसके ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते, तब बच्चों इन दोनों का जब हम इधर भाग देंगे तो ये बनेगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। क्लियर बच्चों? तो 1 ओम तार के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने से जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यह हमारा बना प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T।
तो बच्चों यहां पर ऊपर लिखेंगे ओम, नीचे भी लिखेंगे ओम मात्रक के लिए, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा टी, तो क्या बनेगा टी का डिग्री सेल्सियस। तो इसको जो हम इसका मात्रक लिखने वाले हैं वो बनेगा हमारा बच्चों डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या बनने वाला है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो बच्चों क्या हुई इसकी डेफिनेशन, पेपर में अगर डेफिनेशन आ गई तो कैसे लिखेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक की डेफिनेशन क्या होगी, तो किसी वैद्युत चालक तार के 0 डिग्री सेल्सियस ताप से, के विद्युत चालक तार के ताप में 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि करने पर उसके वैद्युत प्रतिरोध में हुई वृद्धि कामा उस तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। तो यहां पर लिख लेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहलाता है। जबकि बच्चों एक चीज आपको ध्यान देना होगा, जबकि जो तार का प्रतिरोध है, जबकि विद्युत चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1 ओम हो, इतना आपको ध्यान देना है कि जो 1 ओम प्रतिरोध के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करोगे तो बच्चों जितना प्रतिरोध बढ़ जाने वाला है उसे ही हम प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कहते हैं। क्लियर बच्चों, तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। अब यहीं पर अगर हम लोग देखें बच्चों तो एक हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा, यहां से अगर हम लोग यहां पर समझ लेते हैं इसको, तो देखिए जरा मन लगाकर समझना बच्चों। आपको यह देखना है कि जो हमारा तार है, देखिए तार है हमारा 1 ओम का, ताप में वृद्धि हुई है 1 डिग्री सेल्सियस की, तो प्रतिरोध में वृद्धि हुई अल्फा। अब तार के ताप में वृद्धि करेंगे, यदि तार होता हमारा R0 ओम का और इसके ताप में वृद्धि करते T डिग्री सेल्सियस, क्लियर बच्चों, तो इसके प्रतिरोध में वृद्धि कितनी होती, 1 था तो अल्फा था, R0 T है, तो अब ये हो जाएगा R0 इंटू T इंटू अल्फा। क्लियर बच्चों, तो देखिए R0 T अल्फा प्रतिरोध में हुई वृद्धि है और पहले से प्रतिरोध कितना था, तो अंतिम प्रतिरोध बनेगा बच्चों हमारा, अंतिम प्रतिरोध यहां जो बनने वाला है T डिग्री सेल्सियस पर जो अंतिम प्रतिरोध होगा तार का, तो देखिए बच्चों पहले से था R0, वृद्धि हुई है R0 T इंटू अल्फा की, तो अंत में क्या बन जाएगा RT। तो इसी सूत्र को बच्चों हम लोग अगर R0 को कॉमन ले लें तो कहते हैं RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्लियर बच्चों, अगर हम इसी को विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में लिखें तो यह हमारा बन जाएगा रोटी बराबर है रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा बन गया 1 प्लस अल्फा टी। तो यहां पर सबके मात्रक जो है हमारे डिग्री सेल्सियस इनवर्स आने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़े बच्चे मन लगाकर। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे, जहां बात करेंगे भौतिक विज्ञान के क्लियर कॉन्सेप्ट की, इकाई 2 धारा विद्युत पाठ विद्युत चालन में प्रतिरोधों के संयोजन की। एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, मन लगाकर पढ़ेंगे, सारा देखने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, बहुत मन लगाकर।
आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको कराई जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी, जहां मिलेगा आपको बिल्कुल मार्क्स गेन करने का पूरा फायदा। अब बच्चों, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।